हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ सीडीपी के क्वेश्चन और मैं टॉपिक वाइज उनको कवर करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो ही मनोवैज्ञानिक के क्वेश्चन कराऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक है जीन पियाजे और दूसरा है लॉरेंस कोलबर्ग। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। लॉरेंस कोलबर्ग, इन्होंने दिया था अपना नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मनोविज्ञान और शिक्षण परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बच्चों के सामने हिंज की दुविधा जैसी कहानियाँ रखी और उनके निर्णय के आधार पर नैतिकता के विकास को समझा और नैतिक विकास के सिद्धांत को हमारे सामने प्रतिपादित किया। देखते हैं नेक्स्ट। जो ये लॉरेंस कोलबर्ग जी थे, उन्होंने अपने विकास का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उनके 3 लेवल बताए हैं और तीनों लेवल की टोटल 6 अवस्थाओं में उनको बांटा है। 3 लेवल और उन 3 लेवल की है 6 अवस्थाएं। फर्स्ट है आपका पूर्व पारंपरिक स्तर, इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल लेवल, और ये है 4 से 10 वर्ष तक। इसमें जो नैतिकता होती है वो बाहरी कारकों जैसे दंड और पुरस्कार पर निर्भर करती है। और इसकी पहली अवस्था है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। इसमें जो बच्चा होता है वो दंड के कारण किसी की आज्ञा का पालन करता है। और दूसरी है जैसे को तैसा। उसके बाद इन्होंने दी है अपनी दूसरा लेवल पारंपरिक स्तर या फिर कन्वेंशनल लेवल। ये होता है 10 से 13 वर्ष। बच्चा समाज के नियमों, परंपरा और दूसरों की उम्मीदों के अनुसार सही गलत तय करता है। अवस्थाएं अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। चौथी है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। उसके बाद है इसका थर्ड लेवल उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और ये होता है 13 वर्ष से ऊपर। नैतिकता पूरी तरह से आंतरिक होती है। व्यक्ति खुद के बनाए नैतिक सिद्धांतों पर चलता है, भले ही वह समाज के नियमों के खिलाफ हो। इसमें जो बच्चे का नैतिक व्यवहार होता है वो टोटली उसकी आंतरिकता पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि बच्चा जो भी डिसीजन लेगा वो आप उसके अपने डिसीजन होंगे, कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अपना दिमाग लगाता है, वो सही डिसीजन लेता है, चाहे उसके सही डिसीजन लेना समाज के खिलाफ हो। तो ये थी उसकी जो लॉरेंस कोलबर्ग है उसकी सिद्धांत की 3 अवस्थाएं, 3 लेवल और 6 अवस्थाएं। नेक्स्ट जो उत्तर पारंपरिक स्तर था उसकी है अवस्थाएं, 5वीं थी सामाजिक अनुबंध और 6ठी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। 3 लेवल और 6 अवस्थाएं। फर्स्ट लेवल में 2 थी, सेकंड में 2 थी और उत्तर पारंपरिक स्तर तीसरे वाले में भी 2 थी। तो टोटल हुई आपकी अवस्थाएं 6। अब जो इसका सिद्धांत था लॉरेंस कोलबर्ग का, अब हम इनके क्वेश्चन करते हैं आपकी रिवीजन के लिए। ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कुल कितने स्तर और अवस्थाएं बताई हैं? तो जैसा कि मैंने आपको कराया था, इस सिद्धांत की मुख्य 3 तो लेवल थे और 6 अवस्थाएं थी। सेकंड, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में सोचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नैतिक तर्कना या फिर मोरल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 3, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए किस प्रसिद्ध काल्पनिक दुविधा का उपयोग किया था?
तो इन्होंने किया था हिंज की दुविधा, दवा चोरी करने की कहानी का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा समाज के नियमों और दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर सही गलत का निर्णय लेता है? तो कौन सी लेवल था वो? पारंपरिक स्तर या कन्वेंशनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे को तैसा या अदला बदली की सोच कोलबर्ग के किस चरण से संबंधित है? तो ये थी यांत्रिक सापेक्षतावादी अभिविन्यास वाली चरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई बच्चा माता पिता से तारीफ पाने के लिए अच्छा व्यवहार करता है तो वह कोलबर्ग की किस अवस्था में है? तो इसका राइट आंसर है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कोलबर्ग के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना किस मनोवैज्ञानिक ने की थी और क्यों? तो कैरल गिलिगन ने की थी क्योंकि इसमें महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, किस स्तर पर बच्चा सही या गलत का फैसला पूरी तरह से बाहरी दंड और पुरस्कार के डर से करता है? तो कौन सा लेवल था? पूर्व पारंपरिक स्तर या प्री कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कोलबर्ग की वह कौन सी अंतिम अवस्था है जहां व्यक्ति मानव अधिकारों और अपनी अंतरात्मा के नियमों को कानून से ऊपर मानता है? तो ये थी उसकी उत्तर पारंपरिक स्तर की सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अवस्था थी 6ठी। क्वेश्चन नंबर 10, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में बच्चे की सोच क्या होती है? तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों का बिना किसी शर्त के पालन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कोलबर्ग मुख्य रूप से किस मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्रभावित थे? तो जो कोलबर्ग थे वो जीन पियाजे से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 12, नैतिक दुविधा से कोलबर्ग का क्या तात्पर्य है? सही और गलत के बीच चयन करने में आने वाली मानसिक कठिनाइयां या असमंजस। क्वेश्चन नंबर 13, केरल गिलिगन के अनुसार कोलबर्ग का सिद्धांत पुरुषों के न्याय पर आधारित है जबकि महिलाओं की नैतिकता किस पर आधारित होती है? तो ये होती है देखभाल की भावना पर। महिलाओं की नैतिकता देखभाल की भावना पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 14, कोलबर्ग के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों में सामान्यतः नैतिक विकास का प्रथम स्तर पाया जाता है? तो यह है 4 से 10 वर्ष के बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 15, समाज के नियम सबसे ऊपर है और उन्हें बदला नहीं जा सकता, यह सोच कोलबर्ग के किस चरण को दर्शाती है? तो ये दर्शाती है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास को, चौथी अवस्था। क्वेश्चन नंबर 16, किस स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति यह समझने लगता है कि समाज के नियम लोगों की भलाई के लिए हैं और जरूरत पड़ने पर इनको बदला जा सकता है? तो कौन सा लेवल था आपका? उत्तर पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 17, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है या अचानक होने वाला परिवर्तन है? तो इनके अकॉर्डिंग यह एक क्रमिक और चरणबद्ध प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास नैतिक विकास की किस मुख्य स्तर के अंदर आता है? तो यह आता है कन्वेंशनल लेवल, जो दूसरा है पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 19, कोलबर्ग की 5वीं अवस्था कौन सी थी? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपसी सहमति और लोकतांत्रिक रूप से स्वीकृत नियमों द्वारा समाज का कल्याण करना। क्वेश्चन नंबर 20, कोलबर्ग के प्रयोग में मुख्य रूप से किस लिंग के प्रतिभागी को शामिल किया गया था जिसके कारण उन पर पक्षपात का आरोप लगा? तो इसमें इन्होंने सिर्फ केवल पुरुषों को शामिल किया था। 21, यदि हिंज दवा चोरी नहीं करेगा तो समाज उसे पापी कहेगा। यह सोच किस स्तर को दर्शाती है? तो दर्शाती है पारंपरिक स्तर को।
और इसी का नाम है कन्वेंशनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 22, क्या कोलबर्ग का सिद्धांत सभी संस्कृति के बच्चों पर समान रूप से लागू होता है? नहीं। आलोचकों के अनुसार यह सिद्धांत सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती है और पश्चिम समाज पर अधिक केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 23, कोलबर्ग के अनुसार बच्चे का नैतिक विकास उसके किस विकास से सीधे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, संज्ञानात्मक विकास से। क्वेश्चन नंबर 24, वह कौन सा स्तर है जहां बच्चा अपनी खुद की मर्जी से नहीं बल्कि समाज के डर से सही गलत का फैसला करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कोलबर्ग के अनुसार क्या कोई व्यक्ति किसी चरण को छोड़े बिना सीधे अगले चरण पर जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है कि नहीं, विकास हमेशा एक निश्चित और अपरिवर्तनीय क्रम में होता है। क्वेश्चन नंबर 26, आत्म केंद्रित निर्णय कोलबर्ग के किस स्तर की विशेषता है? तो ये है पूर्व पारंपरिक स्तर की। नेक्स्ट 27, कोलबर्ग की छठी अवस्था जिसका नाम था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या है? उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज और मानवीय मूल्य। हिंज को दवा चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी की जान किसी भी कानून से बड़ी है। यह तर्क कोलबर्ग की किस अवस्था में है? तो यह है कोलबर्ग की छठी अवस्था में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 29, कोलबर्ग के अकॉर्डिंग उनके सिद्धांत के अनुसार नैतिक कार्रवाई किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है व्यक्ति की नैतिक तर्कणा पर। क्वेश्चन नंबर 30, कोलबर्ग ने अपने शोध के लिए बच्चों का साक्षात्कार करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया है? तो इन्होंने किया है नैदानिक साक्षात्कार पद्धति का यूज किया है। नेक्स्ट अब है हमारे जीन पियाजे के क्वेश्चन। मैंने आपको लॉरेंस कोलबर्ग के जितने भी क्वेश्चन कराए पूरा टॉपिक उसमें कवर हो चुका है, तो इन्हीं से घूम के क्वेश्चन आते हैं टॉपिक से। अब कराऊंगी मैं आपको जीन पियाजे। जीन पियाजे का फर्स्ट, पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? इसलिए उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो इन्होंने बताई हैं 4 मुख्य अवस्थाएं। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या था? तो स्कीमा क्या था? मानसिक संरचना या ज्ञान के छोटे छोटे पैकेट जो दिमाग में सूचनाओं को व्यवस्थित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जब बच्चा पुरानी सीखी हुई बातों में बिना बदलाव किए नए ज्ञान जोड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं असाइमिलेशन, मीनिंग आत्मस्थितीकरण। क्वेश्चन नंबर 5, जब बच्चा नए अनुभव के कारण अपने पुराने स्कीमा या सोच के तरीके में बदलाव करता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं समंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? तो विकसित होता है संवेदी पेशीय अवस्था जो है आपकी 0 से 2 वर्ष। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस अवस्था में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है? जैसे गुड़िया को चोट लग गई, तो ये होती है जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसे जीववाद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अहम केंद्रित सोच से आपका इसे क्या तात्पर्य है? बच्चे का मानना कि जैसे वह सोचता है देखता है पूरी दुनिया भी वैसे ही देखती है। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा प्रतीकों, शब्दों और भाषा का उपयोग करना सीख जाता है? तो पियाजे के अनुसार वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, पलटावी गुण या उत्कर्मण्यता का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस अवस्था में बच्चे में संरक्षण और पलटावी सोच का गुण विकसित हो जाता है?
तो थी जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो थी 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस प्रकार की वस्तुओं के बारे में तर्क करता है? केवल उन वस्तुओं के बारे में जिसे वह देख, छू या अनुभव कर सकता है, उनके बारे में ही तर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 13, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? तो ये है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 साल से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक संतुलन या फिर कॉग्निटिव बैलेंस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं संतुलन या फिर साम्य धारण। क्वेश्चन नंबर 15, विकास की किस अवस्था में किशोर अमूर्त विचारों और आदर्शों दर्शन के बारे में सोचना शुरू कर देता है? तो वो थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अंतिम वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीकरण का क्या अर्थ है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है? तो क्या है ये? किसी वस्तु या परिस्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना और बाकी को अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के अनुसार विकास एक निरंतर प्रक्रिया है या फिर असतत? तो इसका राइट आंसर है यह एक असतत प्रक्रिया है क्योंकि यह निश्चित चरणों में होती है। क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे ने बच्चों के सीखने में समाज और भाषा की तुलना में किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है? तो भौतिक दुनिया के साथ बच्चे की स्वयं की अंतक्रिया और परिपक्वता को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वर्गीकरण और क्रमबद्धता का गुण किस चरण में आता है? तो ये आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे मूल रूप से किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो वो थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।